जब भी भारत में नदियों और पानी के बंटवारे पर बात होती है तो दक्षिण भारत की कावेरी नदी का जिक्र सबसे ऊपर आता है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सालों से सुर्खियों में रहा है और अगस्त 2026 में यह मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया है। हालिया घटनाक्रम ये है कि तमिलनाडु सरकार ने पड़ोसी राज्य कर्नाटक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। तमिलनाडु का कहना है कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण यानी CWMA और कावेरी जल विनिमय समिति यानी CWRC के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कर्नाटक उसे उसके हिस्से का पानी नहीं दे रहा है। तो दूसरी तरफ कर्नाटक का अपना अलग तर्क है। उनका कहना है कि कम बारिश या जलाशयों में अनिश्चितता की स्थिति में उनकी प्राथमिकता अपने किसानों और बेंगलुरु शहर के पीने के पानी की सुरक्षा है। सतह पर देखने पर यह दो राज्यों के बीच की एक सामान्य राजनीतिक या कानूनी लड़ाई लग सकती है, लेकिन अगर हम गहराई में जाकर आंकड़े, संस्थागत ढांचे और हाइड्रोलॉजी यानी जल विज्ञान को अगर समझेंगे तो यह मामला बहुत अधिक जटिल हो जाता है और तकनीकी नजर भी आता है। आज के इस विश्लेषण में हम बिना किसी पक्ष लिए आंकड़ों और कानून के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि कावेरी विवाद का असली गणित क्या है। तो आइए सबसे पहले उन आंकड़ों को देखते हैं जो 2026 के ताजा मामले का आधार है। 28 जुलाई को कावेरी जल विनिमय समिति CWRC की बैठक हुई थी। समिति ने बेसिन में बारिश और जलाशयों के स्तर की समीक्षा करने के बाद ये निर्देश दिया कि कर्नाटक 29 जुलाई से 12 अगस्त के बीच रोजाना 3500 क्यूसेक पानी अंतरराज्यीय सीमा बिलीगुंडलू पर छोड़े। 30 जुलाई को CWMA ने भी इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी और 15 दिनों के हिसाब से कुल पानी लगभग 4.536 TMC 1000 मिलियन क्यूबिक फीट बनता है। अब तमिलनाडु का पक्ष क्या है? तमिलनाडु सरकार का तर्क है कि 29 जुलाई से 2 अगस्त के बीच बिलीगुंडलू सीमा पर सिर्फ 158 से 550 क्यूसेक पानी ही पहुंचा, जो कि तय मात्रा से काफी कम था। तमिलनाडु का दावा है कि अगस्त के शुरुआत तक कर्नाटक के 4 प्रमुख बांधों KRS, काबिनी, हारंगी और हेमावती में कुल मिलाकर 77.5 TMC से ज्यादा पानी उपलब्ध था। इसलिए तमिलनाडु के अनुसार प्रो राटा या अनुपातिक नियम के तहत उसे मिलने वाला पानी तुरंत जारी किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक पल रुककर दोनों तरफ की आंखों से इस कहानी को देखना जरूरी है। कर्नाटक की नजर से सोचिए, आपकी अपनी आबादी बढ़ रही है। राजधानी बेंगलुरु जैसा विशाल शहर पीने के पानी के लिए इसी कावेरी पर निर्भर है। मानसून कब धोखा दे दे किसी को नहीं पता। कर्नाटक के किसान और नेता कहते हैं कि अगर हमने अपने बांधों KRS, काबिनी, हेमावती का पानी खाली कर दिया तो आगे बारिश रुक गई तो हमारे लोग क्या पिएंगे? क्या हमारी फसलें कैसे बचेंगी? अब तमिलनाडु के किसान की नजर से सोचिए। कावेरी डेल्टा को दक्षिण का अन्नदाता कहा जाता है। सदियों से यहाँ के किसानों का पूरा जीवन चक्र कावेरी के बहाव पर टिका है। उनका कहना है कि कावेरी पर जितना अधिकार ऊपर वाले राज्यों का है, उतना ही अधिकार नीचे बसे लोगों का भी है। जब बारिश अच्छी हुई और बांधों में पानी है तो हमारे हिस्से की हर बूंद हमें क्यों नहीं मिलनी चाहिए? यही वो बिंदु है जहां पर दोनों राज्यों के अपने अपने सच एक दूसरे से टकराने लगते हैं। ये टकराव कोई आज का नहीं है। इस कहानी की धूल चढ़ी पुरानी फाइलें अगर खोलेंगे तो हम पहुंचेंगे साल 1892 और 1924 में। तब ना भारत आजाद था और ना ही आज का कर्नाटक या तमिलनाडु था। एक तरफ थी मद्रास प्रेसिडेंसी और दूसरी तरफ मैसूर रियासत। अंग्रेजों के जमाने में ही पानी के इस्तेमाल पर पहली बार संधियां लिखी गई, लेकिन आजादी के बाद राज्यों का एक नया नक्शा बना, सिंचाई की योजनाएं बनी और यह नदी सिर्फ पानी का बहाव नहीं बल्कि हक और अस्मिता की लड़ाई बन गई। साल 2007 में एक ट्रिब्यूनल CWDT ने वर्षों की दलीलों के बाद एक फैसला दिया। मामला फिर कोर्ट गया और आखिरकार 2018 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि पानी किसी भी एक राज्य की संपत्ति नहीं है, ये एक राष्ट्रीय संसाधन है। सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु की पेयजल जरूरतों को देखते हुए कर्नाटक का हिस्सा थोड़ा बढ़ाया और पानी के सही बंटवारे की निगरानी के लिए CWMA और CWRC जैसी संस्थाओं को जन्म दिया। अब आप पूछेंगे कि जब संस्थाएं बन गई तो फिर विवाद किस बात का हो रहा है? असली संकट तब नहीं आता जब आसमान झूम कर बरसता है। असली परीक्षा तो तब होती है जब मानसून बेवफा हो जाता है, जिसे तकनीकी भाषा में कहते हैं डिस्ट्रेस ईयर यानी विपदा का साल। जब पानी भरपूर होता है तब कोई अदालत नहीं जाता, लेकिन जब बारिश कम होती है तो ये सवाल खड़े होने लग जाते हैं कि कमी का दर्द
कौन और कितना सहेगा? क्या कर्नाटक अपने बांध आधे खाली करे? क्या तमिलनाडु अपनी आधी फसलें सूखने दे? दुर्भाग्य से दशकों के विवाद के बावजूद आज भी एक ऐसा स्वचालित वैज्ञानिक फॉर्मूला, डिस्ट्रेस शेयरिंग फॉर्मूला, पूरी तरह जमीन पर उतर नहीं पाया है जिस पर दोनों राज्य बिना किसी हिचकिचाहट के हाथ मिला सके। और जब जब यह भ्रम पैदा होता है तब तब कावेरी का पानी अदालतों के कमरों में कागज के पन्नों पर बहने लग जाता है। तो इसी लंबी कहानी का अंत क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट के हर नए आदेश के साथ यह विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? शायद नहीं। नदी विशेषज्ञ और वैज्ञानिक जानते हैं कि कानून का रास्ता दिख सकता है या दिखा सकता है, लेकिन प्यास नहीं बुझा सकता। इसका स्थायी समाधान छिपे हुए आंकड़ों में नहीं बल्कि जमीनी बदलाव में है। पहला, तकनीक का हाथ होना चाहिए। दोनों राज्यों के बांधों में पानी की हर बूंद की रियल टाइम सैटेलाइट मॉनिटरिंग हो ताकि आंकड़ों पर कोई उंगली ना उठा सके। दूसरा, खेती का तरीका। हमें ऐसी फसलों की तरफ बढ़ना होगा जो कम पानी मांगती। ड्रिप इरिगेशन और माइक्रो इरिगेशन को आंदोलन बनाना होगा। तीसरा है जलवायु परिवर्तन का सच। जैसे जैसे मौसम का मिजाज बदल रहा है, हमें नदी बेसिन के पूरे इकोसिस्टम को बचाना होगा। कावेरी सिर्फ एक नदी नहीं है, ये दक्षिण भारत की संस्कृति, उसकी अर्थव्यवस्था और करोड़ों जिंदगियों की धड़कन है। अदालतें अपना फैसला सुनाएंगी, वकील अपनी दलीलें रखेंगे और सरकार अपने दावे पेश करेगी। लेकिन अंत में इस नदी का संदेश यही है कि पानी बांटने से ही जिंदगी बचती है, चाहे वह सीमा के इस पार हो या उस पार। अगस्त 2026 की इस कानूनी लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट क्या मोड़ लाता है, यह तो देखना बाकी है। लेकिन उम्मीद तो यही है कि कावेरी का बहाव मुकदमों में नहीं बल्कि खेतों की हरियाली में दिखता रहे। इन्हीं तमाम प्रकार के विश्लेषण देखते रहने के लिए फॉलो करिएगा द फ्रीलांस मीडिया, और मैं हूं आपके साथ सान्या। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।